साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। चुनाव प्रशिक्षण जागरूकता अंतर्गत आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देखेंगे इलेक्शन से संबंधित, जैसे कि ईवीएम एंड वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है। ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके अंतर्गत दो मशीनें आती हैं, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। आगे हम आपको दिखाएंगे। इसी प्रकार वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। साथियों, ईवीएम का सर्वप्रथम उपयोग सन 1982 में केरल राज्य के उत्तरी परूर विधानसभा क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर प्रायोगिक तौर पर किया गया। इसके बाद लगातार वोटिंग के लिए ईवीएम का उपयोग किया जाने लगा है। तो इस तरीके से तीन मशीनें होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, एक दूसरे से जुड़ करके काम करती हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये कंट्रोल यूनिट है और ये बैलेट यूनिट है और ये है वीवीपैट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे बहुत सारे साथी नए होंगे, नए दर्शक होंगे, तो उनके लिए बता दें जानकारी कि ये जो कंट्रोल यूनिट है ये मतदान अधिकारी क्रमांक 3 इसके प्रभारी होते हैं। जैसे ही यहाँ पर बैलेट बटन दिया होता है, आगे हम आपको दिखाएंगे। बैलेट बटन दबाने के बाद ये बैलेट यूनिट चालू हो जाता है, रेडी हो जाता है। इसमें 16 बटन होते हैं साथियों। एक नोटा का बटन होता है और 15 उम्मीदवार का बटन होता है। इस प्रकार से टोटल 16 बटन होते हैं। अगर किसी क्षेत्र में 16 या 15 से अधिक उम्मीदवार हैं तो वहाँ पर दूसरा बैलेट यूनिट उपयोग में लाया जाता है। जैसे ही मतदाता अपना वोट डालता है, बटन दबाता है, यहाँ पर वीवीपैट का काम होता है पर्ची शो करना, पर्ची दिखाना, और वो पर्ची उस उम्मीदवार का जिस पर उस मतदाता ने वोट डाला है पर्ची कट के नीचे गिर जाती है। 7 सेकंड के लिए ये पर्ची यहाँ पर मतदाता देख सकता है कि अपने पसंद का जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसी को गया है। यहाँ तक आपको जानकारी मिल गई होगी। अब बात कर लेते हैं कंट्रोल यूनिट किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए, इस तरीके से कंट्रोल यूनिट होता है जो कि बैटरी से चलता है, बैटरी इसमें लगी होती है। ये डिस्प्ले सेक्शन होता है और यहाँ पर रिजल्ट सेक्शन होता है। जिस दिन गिनती होती है, रिजल्ट आना होता है, तो यहाँ पर रिजल्ट बटन को दबा दिया जाता है और बारी बारी से यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है किस उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ है। और ये बैलेट यूनिट है, इसी को दबाते ही बैलेट यूनिट रेडी हो जाता है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर रेडी हो जाता है और मतदाता यहाँ पर जाता है और अपने पसंद के उम्मीदवार के सामने बटन दबाता है और ये रेड लाइट में जल जाता है और बीप की आवाज़ सुनाई देती है और वोट पड़ जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो साथियों, इस तरीके से तीनों मशीन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये जो इसका वायर होता है 5 मीटर होता है लगभग, और ये जो कंट्रोल यूनिट है मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास होता है। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 इसका प्रभारी होता है। और बैलेट बटन दबाते ही ये जो वीवीपैट है ऑन हो जाता है और मतदाता यहाँ पर जा करके अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट डालता है और जिसको भी वोट डाला है यहाँ पर पर्ची शो हो जाता है। साथ ही इस पर भी वह लोड हो जाता है किस मतदाता को मतदाता ने वोट डाला है। रिजल्ट के समय वो दिखाई देगा, अभी दिखाई नहीं देगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी मतदाताओं को, जितने भी दर्शक हैं, किस प्रकार से वोटिंग का कार्य चलता है, किस प्रकार से मशीनें काम करती हैं। कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास होता है और ये दोनों मशीन मतदान प्रकोष्ठ के अंदर होते हैं। तो साथियों, इस तरीके से मतदान केंद्र के अंदर काम चलता है। जैसे ही मतदाता वोटिंग के लिए आता है, वोट डालने के लिए आता है, तो सबसे पहले मतदाता मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास पहुंचते हैं। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 चिन्हित प्रति या वोटर लिस्ट का प्रभारी होता है। वेरीफाई करने के बाद, मतदाता को वेरीफाई करने के बाद वह मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास भेज देता है। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मतदाता द्वारा लाए गए अपनी पहचान के लिए, जैसे कि 12 प्रकार के
पहचान पत्र ला सकता है मतदाता, उसकी पहचान करने के बाद मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास जाता है। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 मतदाता रजिस्टर 17 का प्रभारी होता है, साथ ही अमिट शाही का भी प्रभारी होता है। तो सबसे पहले अमिट शाही मतदाता के तर्जनी पर लगाता है, तर्जनी उंगली पर लगाता है। इसके बाद मतदाता रजिस्टर पर उसके साइन लेते हैं और एक मतदाता पर्ची जारी करते हैं। मतदाता पर्ची ले करके मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास आते हैं। मतदान अधिकारी क्रमांक 3, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होते हैं, जैसे ही मतदाता उनके पास पहुंचता है, सबसे पहले उसकी उंगली पर निशान देखते हैं, तर्जनी उंगली पर अमिट शाही का निशान है कि नहीं। इसके बाद मतदाता पर्ची को कलेक्ट करते हैं। मतदाता पर्ची कलेक्ट करने के बाद ये जो कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन है उसको ऑन कर देता है। बैलेट बटन ऑन करते ही यहाँ पर रखा मतदान प्रकोष्ठ के अंदर रखा मशीनें चालू हो जाती हैं और मतदाता को भेज दिया जाता है। मतदाता जैसे ही अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट डालता है, यहाँ पर एक बीप की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 कन्फर्म हो जाते हैं कि वोट हो चुकी है और मतदाता को मतदान प्रकोष्ठ के बाहर जाने के लिए कह देते हैं। पीठासीन अधिकारी चाहे तो यहाँ पर बैठे हो सकते हैं, किसी भी परिस्थिति पर समस्या आने पर उनसे बात किया जाता है। वो सभी टीम वर्क होती है, तो इस तरीके से वो सारा काम देखते रहते हैं। और ये जो पीछे बैठे होते हैं ये मतदान अभिकर्ता होते हैं। आगे कुछ प्रश्न हैं जिसको देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। मतदान पदाधिकारी के मन में उठने वाले प्रमुख प्रश्नों एवं शंकाओं को लिया गया है इसमें। तो लगभग 100 प्रश्न हैं। अगर इसको आप एक बार देख लेते हैं तो इलेक्शन से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। तो पहला प्रश्न है, चेक लिस्ट एनेक्शन 19 से किन चीज़ों का मिलान किया जाता है? इसका सही जवाब है मतदान कराने के लिए मिले पोलिंग सामग्रियों का मिलान चेक लिस्ट में किया जाता है। अगला प्रश्न है, वास्तविक मतदान के कितनी देर पूर्व मॉक पोल कराना निर्धारित है? इसका सही जवाब है 1.5 घंटा पूर्व। यानी अगर समय 8 बजे से मतदान वास्तविक मतदान प्रारंभ है तो लगभग 6:30 बजे से मॉक पोल कराना शुरू कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, मॉक पोल शुरू करने के लिए मतदान अभिकर्ताओं की कितनी देर प्रतीक्षा करनी चाहिए? तो 15 मिनट तक इंतज़ार करना है। अगर 15 मिनट के अंदर वो नहीं आते हैं तो मतदान दल के द्वारा ही मॉक पोल प्रारंभ कर देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कम से कम कितना मॉक पोल करना आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है 50 से एक भी कम नहीं करना चाहिए, ज़्यादा जितना भी हो सके। 50 इसका मिनिमम निर्धारित है, 50 से अधिक होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रत्येक कैंडिडेट के लिए कम से कम कितना मॉक पोल करना अनिवार्य है? तो इसका सही जवाब है एक मॉक पोल करेंगे। एक बैलेट यूनिट में जैसे कि मैंने बताया कि 16 बटन होते हैं एक नोटा का सहित, नोटा के सहित 16 बटन होते हैं। एक करेंगे, मतलब एक बटन को 3 बार अगर दबाएंगे तो 48 हो जाएगा और 2 बटन को फिर से 4 बार दबाना पड़ेगा मॉक पोल के समय। अगला प्रश्न है, मॉक पोल कराने के बाद कौन सा सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिस पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता से हस्ताक्षर कराया जाता है? तो इसका सही जवाब है मॉक पोल सर्टिफिकेट एक होता है जिस पर मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर कराए जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि मॉक पोल के लिए प्रतीक्षा अवधि 15 मिनट समाप्त होने पर एक भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं हुए तो क्या करना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया कि मतदान दल द्वारा ही मॉक पोल आरंभ कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, मॉक पोल पर्चियों का संधारण कैसे करते हैं? यानी मॉक पोल के दौरान जो पर्चियां प्राप्त होती हैं उसको कैसे रखना है? तो वहाँ पर एक लिफाफा होगा जिस पे लिखा होगा मॉक पोल पेपर स्लिप। इस पर एक मुहर लगा होता है और काले रंग के लिफाफे में इसको रखते हैं। इसके बाद पारदर्शी प्लास्टिक थैले में रखकर पीला पेपर सील लगा करके रख देते हैं।
अगला प्रश्न है मॉक पोल में उम्मीदवार के लिए कंट्रोल यूनिट में दर्ज मत एवं वीवीपैट के पेपर स्लिप पर दर्ज मतों में भिन्नता होने पर क्या करेंगे। तो इसका तात्पर्य है कि यदि चैलेंज किया जाता है कि मैंने जो बटन दबाया उस पर पेपर स्लिप और बटन में भिन्नता आ रही है, तो इस स्थिति में सेक्टर अफसर को तुरंत सूचना देनी चाहिए। अगला प्रश्न है एक अभ्यर्थी एक बूथ पर अधिकतम कितने मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। तो जो उम्मीदवार होता है वो अपने जो एजेंट 2 एजेंट नियुक्त कर सकता है, 2 एजेंट एक पोलिंग बूथ पर नियुक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मतदान कक्ष में एक अभ्यर्थी कितने पोलिंग एजेंट एक समय बैठ सकते हैं। तो 2 एजेंट होते हैं एक पोलिंग केंद्र में, तो बारी बारी से बैठना है उनको, एक ही बैठ सकते हैं अंदर। अगला प्रश्न है वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के समय कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन पर इनवैलिड प्रदर्शित होने का क्या मतलब है। तो देखिए ईवीएम सीक्वेंस नहीं है, अर्थात सही क्रम में क्लोज रिजल्ट और क्लियर बटन नहीं दबाया गया है। मॉक पोल के समय का है ये, जैसे कि मैंने आपको दिखाया सिलेक्ट डिस्प्ले सेक्शन और बैटरी सेक्शन, तो उससे संबंधित है। अगर वो सही डिस्प्ले नहीं कर रहा है तो फिर से उसको बटन दबाना होगा। अगला प्रश्न है वास्तविक मतदान के समय प्रदर्श खंड पर इनवैलिड प्रदर्शित ना हो, इसके लिए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है सीआरसी, अर्थात कंप्यूट की प्रक्रिया पूरी कर स्विच ऑफ कर लें तब सीलिंग प्रक्रिया अपनाएं। सील करने के बाद स्विच ऑन करें फिर मतदान आरंभ करवाएं। यानी कि मॉक पोल के बाद पुनः उसको स्विच ऑफ कर देना है, इसके बाद पूरी वहाँ पर क्लियर करने के बाद इसके बाद फिर से ऑन करके वोटिंग की प्रक्रिया शुरू करवानी है। अगला प्रश्न है रिजल्ट सेक्शन में कुल कितने सील लगाए जाते हैं। तो देखिए इसमें 4 प्रकार के सीलें लगाई जाती हैं, ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग और स्ट्रिप सील। अगला प्रश्न है ग्रीन पेपर सील पर पीठासीन अधिकारी द्वारा कहाँ पूर्ण हस्ताक्षर किया जाता है। तो नंबर के पीठ पर उजले सतह पर, तो उस पर एक ग्रीन पेपर सील होगा, वहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। अगला प्रश्न है क्लोज बटन के पास कौन सा टैग लगाते हैं। तो इसका सही जवाब है स्पेशल टैग। अगला प्रश्न है ABCD अंकित पेपर सील को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है स्ट्रिप सील कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है मतदाता फोटो पहचान पत्र ईपिक के अलावे कितने अन्य पहचान पत्र के माध्यम से मतदान किया जा सकता है। तो देखिए 11 से 12 प्रकार के फ़ोटो पहचान पत्र है, जिसमें आधार कार्ड, परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड आदि 11 प्रकार के मतदाता अपने साथ पहचान पत्र के रूप में ला सकता है। अगला प्रश्न है BLO द्वारा वितरित मतदाता पर्ची का इस चुनाव में क्या उपयोग है। तो इसका उपयोग मतदाताओं को मतदान के लिए आमंत्रित करने के लिए किया जाना है, इससे मतदाता का पहचान सत्यापित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है नोटा का फुल फॉर्म क्या है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है नॉन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है BU वीवीपैट एवं CU किस क्रम में जोड़े जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि तीनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो देखिए जो बैलेट यूनिट है वो वीवीपैट से जुड़ेगा और वीवीपैट कंट्रोल यूनिट से जुड़ेगा। अगला प्रश्न है BU और CU एवं वीवीपैट का फुल फॉर्म लिखें। तो मैंने आपको बताया कि BU मतलब बैलेट यूनिट, CU यानी कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। अगला प्रश्न है EVM का फुल फॉर्म क्या है। तो EVM का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला प्रश्न है वीवीपैट को ऑन करने की क्या प्रक्रिया है। कंट्रोल यूनिट को ऑन करते ही वीवीपैट ऑन हो जाता है। वीवीपैट को ऑन करने का कोई अलग स्विच नहीं है। अगला प्रश्न है BU वीवीपैट एवं CU को सही क्रम में जोड़कर
स्विच ऑन करने पर वीवीपैट के डिस्प्ले सेक्शन पर कितनी पर्चियाँ दिखाई देकर ड्रॉप बॉक्स में गिरती हैं, इसका क्या आशय है? तो इसका सही जवाब है 7 पर्चियाँ गिरती हैं। इसका आशय यह है कि इससे लगे 7 सेंसर ठीक से काम कर रहे हैं, मतलब 7 प्रकार के सेंसर लगे होते हैं उसमें। अगला प्रश्न है, किसी मतदान केंद्र के मतदाता होने के लिए मतदाता का किस सूची में नाम होना अनिवार्य है? तो मतदाता सूची में नाम होगा तभी तो आप वोट डाल पाएंगे। अगला प्रश्न है, किन मतदाताओं के सहयोग के लिए मांगने पर साथी दिया जाता है, यानी साथी मतदाता दिया जाता है? तो दिव्यांग मतदाता, जो चल नहीं सकते हैं या उनको किसी प्रकार की समस्या है, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। पहले से वोटर जो चिन्हित प्रति होती है उसमें दर्शित होती हैं कि यह पीडब्ल्यू कैंडिडेट है, तो उसके साथी मतदाता नियुक्त किया जाता है सहयोग के लिए। तो किसी भी दिव्यांग मतदाता के साथी बनाने की अर्हताएं क्या है? तो इसका सही जवाब है मतदाता वैक्स हो तथा किसी अन्य दिव्यांग साथी का साथी ना बना हो। एक ही व्यक्ति बार बार किसी को भी वोट डालने के लिए नहीं आ सकता, वो एक ही बार आएगा। अगला प्रश्न है, वीवीपैट के स्लिप कंपार्टमेंट को कब सील किया जाता है? तो मार्क पोल के बाद, मार्क पोल पेपर स्लिप को बाहर निकालने के बाद उसको वीवीपैट को सील कर दिया जाता है। अब इसके बाद जब गिनती होगी, चुनाव रिजल्ट आएंगे, तब उसको खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, वीवीपैट के सुरक्षित उपयोग के लिए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो देखिए, बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए जब हम इसको जमा करने जाते हैं और इसको प्राप्त करने जाते हैं। मतलब मतदान के बाद और मतदान के पूर्व जब मशीनों को लेने जाते हैं तो इसको सूर्य की सीधी किरण से बचाना है, उच्च तापमान उष्मा से बचाना है और धक्के से भी बचाना है। साथ ही संचालन में जोर जबरदस्ती ना करके उसका युक्तियों का प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है, पोलिंग एजेंट यदि चाहे तो किन किन चीज़ों व संख्याओं को नोट करना आवश्यक होता है? ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, स्ट्रिप सील, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट का क्रम संख्या। अगर पोलिंग एजेंट चाहे तो उसकी क्रम संख्या रख ले, ताकि वह यह बाद में दावा भी करते हैं कि कंट्रोल यूनिट पूरे मशीनों को बदल दिया गया है, जिस पर वोट डला है उस पर वोटिंग नहीं हुई है। तो इस प्रकार से अपने लिए वह इनकी संख्याओं को नोट करके रख सकता है। अगला प्रश्न है, चिन्हित मतदाता सूची का संधारक कौन होता है या प्रभारी कौन होता है? तो मैंने आपको बताया कि मतदान अधिकारी क्रमांक 1 यानी प्रथम मतदान पदाधिकारी। अगला प्रश्न है, द्वितीय मतदान पदाधिकारी क्या होता है, किसके प्रभारी होते हैं? तो समानता नियंत्रण थोड़ा सा मिस्टेक हो गया साथियों, ये देखिए द्वितीय मतदान अधिकारी के कार्य हैं, ये मतदाता रजिस्टर प्रारूप खा का संधारक होता है। अगला प्रश्न है, सामान्यता नियंत्रण यूनिट यानी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी कौन होता है? तो मैंने आपको बताया कि मतदान अधिकारी क्रमांक 3 CU यानी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है। अमिट शाही समानता किस हाथ के किस उंगली में लगाई जाती है? तो बाएं हाथ की तर्जनी पर सामान्यतः अमिट शाही लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, मतदाता पर्ची किस लिफाफे में सील कर रखा जाता है? तो इसका सही जवाब है संविधिक लिफाफा। आपको चेक लिस्ट के दौरान संविधिक लिफाफा प्राप्त होती है, तो उसी लिफाफा पर मतदाता पर्ची को रखा जाता है। जो कि देखिए, अगला प्रश्न है, टेंडर वोट कब कराया जाता है? जब यह स्पष्ट हो जाए कि वास्तविक मतदाता के बदले किसी ने पूर्व में झांसा देकर मतदान कर दिया है, तब टेंडर वोट कराया जाता है। अगला प्रश्न है, टेंडर वोटरों की सूची किस प्रपत्र में तैयार की जाती है? तो इसका सही जवाब प्रारूप 17 खा। अगला प्रश्न है, टेंडर वोट एवं सूची किस लिफाफे में रखे जाते हैं? तो इसका भी सही जवाब है संविधिक लिफाफा में। अगला प्रश्न है, चैलेंज वोट कब होता है? जब किसी मतदाता के पहचान पर पोलिंग एजेंट, मतदान अभिकर्ता या कैंडिडेट के द्वारा अभ्याक्षेप किया जाता है, तब चैलेंज वोट होता है। अगला प्रश्न है, चैलेंज स्थापित करने के लिए अभिकर्ता से कितने रुपए लेकर रसीद काटा जाता है? तो 2 रुपये का रसीद लिया जाता है।
आक्षेप गलत होने पर चैलेंज की राशि का क्या होता है? राशि जब्त कर ली जाती है तथा संग्रहण केंद्र पर जमा कर दी जाती है। अभ्याक्षेपित मतों की सूची किस लिफाफे में रखा जाता है? तो असंविधिक लिफाफा में। एक होता है संविधिक लिफाफा और एक होता है असंविधिक लिफाफा, इसका ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, देखिए, चैलेंज गलत साबित होने पर मतदाता किस तरह मतदान करता है? पीठासीन अधिकारी द्वारा शॉर्ट हेयरिंग की प्रक्रिया के बाद वह सामान्य मतदाता की तरह ही मतदान करता है। अगला प्रश्न है, वीवीपैट के संचालन हेतु उसके पेपर रोल नॉक को किस पोजीशन में रखना चाहिए? तो इसका सही जवाब है वेरिंटिकल पोजीशन, यानी खड़ी रेखा के रूप में रखना चाहिए। टेस्ट वोट या परीक्षण मत कब होता है? जब कोई मतदाता दावा करे कि उसका मत वांछित उम्मीदवार को ना जाकर दूसरे जगह गया है तथा वह टेस्ट वोट के प्रावधानों को पूरा करने को तैयार हो, तब टेस्ट वोट किया जाता है। अगला प्रश्न है, डिक्लेरेशन अंडर रूल 49 MA की प्रक्रिया कब अपनाई जाती है? जब मत परीक्षण टेस्ट वोट कराया जाए। अगला प्रश्न है, कटौती के लिए परीक्षण मतों की कुल संख्या किस प्रपत्र में अंकित किया जाता है? प्रारूप 17 में। परीक्षण मतों की कटौती किन परिस्थितियों में की जाती है? इसका सही है, जब मतदाता का दावा गलत साबित हो जाए किंतु दावा सही साबित होने पर मतदान की प्रक्रिया रोक दी जाती है। अगला प्रश्न है, मतदान के दौरान कुल मतों को विभिन्न समय पर जानने के लिए किस बटन को दबाया जाता है? तो टोटल बटन को दबा करके देख सकते हैं समय समय पर कितना वोट पड़ गया। अगला प्रश्न है, अभिलिखित मतों का लेखा प्रारूप 17 की कितनी प्रतियां संग्रहण केंद्र पर जमा की जाती है? तो 2 प्रतियां। अगला प्रश्न है, प्रारूप 17 किस लिफाफे का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब है खुला लिफाफा। अगला प्रश्न है, EDC का फुल फॉर्म क्या है? तो EDC का फुल फॉर्म है इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। अगला प्रश्न है, EDC किन्हें दिया जाता है? मतदान पदाधिकारी को EDC दिया जाता है ताकि वे ड्यूटी वाले बूथ पर ही नियम व शर्तों का अनुरूप मतदान कर सके। EDC किस लिफाफे में रखा जाता है? तो इसका सही जवाब है असंविधिक लिफाफा में। अगला प्रश्न है, परोक्ष मतदाता यानी प्रॉक्सी वोटर कौन होता है? जो क्लासिफाइड सर्विस वोटर के बदले मतदान करते हैं, ऐसे मतदाता को प्रॉक्सी वोटर कहते हैं, प्रॉक्सी मतदान कहलाता है। ASD की सूची क्या मतलब है? इस सूची में अब्सेंट शिफ्टेड डेड मतदाताओं के नाम दर्ज होते हैं। परोक्ष मतदाता यानी प्रॉक्सी वोटर की किस उंगली में अमिट शाही लगाई जाती है? तो बाएं हाथ के मध्यमा में लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, अगर कोई वोटर मतदाता रजिस्टर पर पूर्ण हस्ताक्षर या स्पष्ट अंगूठे का निशान लगाने से इनकार करता है तो क्या वह मतदान कर सकेगा? नहीं, उसे मतदान देने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा तथा इस आशय की टिप्पणी मतदाता रजिस्टर के टिप्पणी कॉलम में दर्ज कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है, अगर कोई वांछित मतदाता आयु संबंधी घोषणा करने से इनकार कर देता है तो क्या उसे मतदान से रोका जाएगा? नहीं, वह मतदान करेगा, रोकने का प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है, अगर मतदान के क्रम में वीवीपैट खराब हो जाए तब इसमें क्या बदलाव होगा? सिर्फ वीवीपैट बदलेगा, कंट्रोल यूनिट नहीं बदलेगा। कंट्रोल यूनिट में तो पूरा रिजल्ट आ चुका है। अगला प्रश्न है, अगर मतदान के दौरान बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट खराब हो जाए तब बदलाव की स्थिति होगी कि नहीं होगी? तो बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट का पूरा सेट बदला जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर कोई वोटर सारी प्रक्रिया पूरी कर मत देने से इनकार कर दे तब क्या करेंगे? सारी पूरी प्रक्रिया मत कर दे मतलब कि मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर दे, अमिट शाही भी लगा ले और उसके लिए मतदाता पर्ची भी जारी हो जाए और बैलेट यूनिट भी दब जाए, बैलेट बटन भी दब जाए
और वो लास्ट में मतदान प्रकोष्ठ जाने से मना कर देता है कि मैं अब वोट नहीं डालूंगा। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? मतदाता रजिस्टर की टिप्पणी कॉलम में मत देने से इनकार किया अंकित कर दिया जाएगा। सिंपल सा। क्या मतदान करते समय मतदाता का वीडियोग्राफी करने या फोटो खींचने की अनुमति दी जा सकती है? कतई नहीं, इसे मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन माना जाएगा। यानी कि मतदाता जब वोट डाल रहा हो, बटन दबा रहा हो, तो ऐसे समय में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं की जा सकती है। निरक्षर अंधे और शिथिलांग मतदाताओं की सूची किस प्रपत्र में तैयार की जाती है? इसका सही जवाब है प्रारूप 14 का। अगला प्रश्न है अभ्याक्षेपित मतों यानी चैलेंजेड वोट्स की सूची किस प्रपत्र में तैयार की जाती है? तो प्रारूप 14 में। विजिट सीट में कौन कौन से संभावित पदाधिकारी हस्ताक्षर बनाकर टिप्पणी कर सकते हैं? ऑब्जर्वर, डीओ, आरओ, ईआरओ, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट एंड पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर कर सकते हैं। जो एक विजिट सीट होंगे, कौन कौन से अधिकारी आए देखने के लिए आते रहते हैं समय समय पर निरीक्षण के लिए, तो विजिट सीट पर उनके हस्ताक्षर लिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है मतदान के दिन किसी कठिनाई की त्वरित सूचना किस पदाधिकारी को देनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है सेक्टर अफसर को तुरंत देनी चाहिए। अति संवेदनशील बूथों पर कौन से ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है माइक्रो ऑब्जर्वर, जहां पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की करते हैं। अगला प्रश्न है प्रारूप या प्रपत्र 11 के जरिए मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है इलेक्शन एजेंट, कैंडिडेट अपना जो उम्मीदवार है वो मतदान अभिकर्ता बना देता है। इसके बाद उनकी जो परिचय पत्र है पीठासीन अधिकारी जारी करते हैं। मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति प्रपत्रों को किस लिफाफे में रखा जाता है? तो असंविधिक लिफाफा में। असंविधिक लिफाफे को प्रश्न नंबर 73 है। असंविधिक लिफाफों के किस केवल एक लिफाफे की सील किया जाता है? प्रारूप 14 अभ्याक्षेपित मतों की सूची। अगला प्रश्न है अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील एवं स्पेशल टैग अलग अलग लिफाफों में रखकर किस बड़े लिफाफे में रखे जाते हैं? तो असंविधिक लिफाफा में। अगला प्रश्न है मतदान समाप्ति के समय कतार में खड़े मतदाताओं को मतदान करने के लिए क्या करते हैं? उन्हें एक मौका देते हुए अस्थायी पर्ची देकर मतदान करा लिया जाता है। तत्पश्चात मतदान समाप्ति की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न है 16 बिंदुओं वाला प्रतिवेदन किस लिफाफे का हिस्सा होता है? तो इसका सही जवाब है खुला लिफाफा। अगला प्रश्न देखते हैं यदि उनकी उपस्थिति हो यथासंभव ईवीएम उन्हीं के समक्ष बंद कर सील किया जाता है, पोलिंग एजेंट के समक्ष। प्रश्न है कि किनके समक्ष ईवीएम की सीलिंग किया जाता है? तो पोलिंग एजेंट के समक्ष। पीठासीन अधिकारी की डायरी में पीठासीन के अलावा किन किन मतदान पदाधिकारियों को हस्ताक्षर कराया जाता है? प्रथम मतदान पदाधिकारी और द्वितीय मतदान अधिकारी का। अगला प्रश्न है कितने घंटों के अंतराल पर डाले गए मतों की संख्या पीठासीन अधिकारी की डायरी में अंकित किया जाता है? तो प्रति 2 घंटों पर 2 घंटों में इसकी जानकारी रखी जाती है। मतदान के दिन कितने मीटर के भीतर प्रचार अपराध है? तो इसका सही जवाब है 100 मीटर। अगला प्रश्न है कनेक्शन करने या बैटरी बदलने के पूर्व कंट्रोल यूनिट का स्विच किस अवस्था में रखना चाहिए? तो ऑफ की अवस्था में रखना चाहिए, बंद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रिंटर एरर आने पर किस अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है सेक्टर अफसर को। अगला प्रश्न है 83 दूसरा सेट ईवीएम प्रयोग में लाने पर मार्क पोल के बारे में क्या निर्देश है? इस सेट पर से भी मार्क पोल किया जाएगा। अगला प्रश्न है केवल वीवीपैट बदलने पर मार्क पोल का क्या नियम है? मार्क पोल नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है 85
क्या टेस्ट वोट की स्थिति में मतदाता को दूसरी बार मतदाता रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा? हाँ, किया जाएगा, यही प्रावधान है। अगला प्रश्न है, पीठासीन पदाधिकारी का नियत स्थान पर हस्ताक्षर कराने का क्या नियम है? पीठासीन अधिकारी नियत स्थान पर पूर्ण हस्ताक्षर अंकित कर प्रभेदक चिन्ह लगाते हैं। अगला प्रश्न है 87, पीठासीन पदाधिकारी घोषणा कितने भागों में विभक्त होता है? तो 4 भागों में होता है। पहले मतदान आरंभ के समय घोषणा करते हैं, यदि वोटिंग मशीन बदला गया तब घोषणा करते हैं, मतदान समाप्त करने के बाद करते हैं घोषणा, और ईवीएम सील करने की घोषणा करते हैं। अगला प्रश्न है, मतदाता रजिस्टर 17 का कितने कॉलम होते हैं? तो इसके 5 कॉलम होते हैं। क्रम संख्या, निर्वाचन नामावली निर्वाचक का क्रम संख्या, प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा, हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान और टिप्पणियाँ। अगला प्रश्न है 89, पहचान स्थापित कर प्रथम मतदान पदाधिकारी को मतदाता सूची में कैसे चिन्हित करेगा? पुरुष होने की स्थिति में अंडरलाइन एवं महिला होने की स्थिति में अंडरलाइन एवं क्रम संख्या पर टिक या गोले का निशान लगाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों 19, चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए मतदान कर्मी किस प्रपत्र के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर को पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन करता है? प्रपत्र 12। अगला प्रश्न है 91, असंविधिक लिफाफे एवं संविधिक लिफाफे के भीतर कितने लिफाफे होते हैं? साथ ही खुले लिफाफों की संख्या भी बताइए। देखिए, संविधिक के 5, असंविधिक के 11 एवं खुले लिफाफों में 6 लिफाफे होते हैं। यदि कोई मतदाता प्रक्रिया पूरी कर बैलेट निर्गत कराकर मतदान करने से इनकार कर देता है, अब कंट्रोल यूनिट के जलते बिजी लैंप एवं बैलेट यूनिट के रेडी लैंप को क्या करेंगे? उस स्थिति में उसी पर दूसरे मतदाता को मतदान करने के लिए कहेंगे। अगर वह बिल्कुल ही तैयार ना हो तब स्विच ऑफ कर दोनों लैंप बुझा देंगे, फिर ऑन कर आगे का मतदान कराएंगे। अगला प्रश्न है, यदि आपके मतदान केंद्र पर 20 उम्मीदवार मैदान में हैं तो वह कितने बैलेट यूनिट उपयोग में लाएंगे? तो जैसा कि मैंने बताया कि एक बैलेट यूनिट में 16 बटन होते हैं, 15 तो 20 हैं तो 2 बैलेट यूनिट लगेंगी। अगला प्रश्न है साथियों 94, यदि मतदान केंद्र पर बैलेट यूनिट उपयोग में लाया जाना है तब कनेक्शन कैसे होगा? पहले बैलेट यूनिट 1 को वीवीपैट से जोड़ेंगे, फिर वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ेंगे और फिर BU2 को बैलेट यूनिट से दूसरे बैलेट यूनिट 1 से जोड़ देंगे। अगला प्रश्न है, वोटर स्लिप शासकीय में कौन कौन सी जानकारी भरी जाती है? संसदीय क्षेत्र का नाम, मतदाता रजिस्टर का क्रम संख्या, मतदाता सूची क्रम संख्या एवं मतदान पदाधिकारी का लघु हस्ताक्षर। जो वोटर स्लिप होता है, मतदाता पर्ची होता है जो मतदान अधिकारी क्रमांक 2 जारी करते हैं। अगला प्रश्न है, 2 बैलेट यूनिट के क्रम की पहचान कैसे करेंगे? स्लाइड स्विच के पारदर्शी विंडो से पढ़ करके। अगला प्रश्न है, किस बटन को दबाने के साथ ही मतदान प्रक्रिया समाप्त हो जाती है? क्लोज बटन दबा देंगे तो मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मतदान प्रक्रिया समाप्त करने स्विच ऑफ एवं ईवीएम के सभी यूनिट का संबंध विच्छेद करने का उचित क्रम क्या है? पहले क्लोज बटन दबाया जाएगा, फिर स्विच ऑफ किया जाएगा और अंततः संबंध विच्छेद यानी डिसकनेक्शन किया जाएगा। मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सबसे पहले क्लोज बटन ही दबाना है, फिर स्विच ऑफ कर देना है। अगला प्रश्न है 99, सेकेंड लास्ट प्रश्न है, मतदान समाप्ति पर कौन सी प्रपत्र के प्रति पोलिंग एजेंट को दी जाती है? तो इसका सही है अभिलिखित मतों का लेखा प्रारूप 17 लास्ट प्रश्न है 100, मतदान समाप्ति के पश्चात किस यूनिट के पावर बैंक को निकाल देने का निर्देश है? तो वीवीपैट का। उम्मीद है साथियों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।
साथियों, यह वीडियो केवल और केवल एकमात्र जानकारी के लिए बनाई गई है। किसी भी परिस्थिति में कोई भी बदलाव होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारा ये चैनल नहीं लेता है। सभी गाइडलाइन भारत निर्वाचन आयोग का फॉलो करें। यह वीडियो मात्र एक जानकारी के लिए बनाई गई है। मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जोहार।